देखिए आज हमें पढ़ना है कक्षा 11, कक्षा 12, दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जो पुष्पी पादप होते हैं वो जनन कैसे करते हैं, ठीक है। देखिएगा पहले चीज समझिएगा कि पुष्प होता क्या है, ठीक। पादप कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हो, जानते हैं पादप कितने प्रकार के होते हैं, पेड़ कितने प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा है, जब कक्षा 11 आपने पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा कि पुष्प पेड़ों को या जीवों को, जब आपने पढ़ा था वर्गीकरण भाई, उसमें मिला था ना कि पौधों को सबसे पहले जीवों को दो भागों में बांटा गया, पादप और जंतु में। जिसे किसने बांटा था, अरस्तु ने बांटा था। उसके बाद किसने बांटा, कैरोलस लिनियस ने बांटा, है कि नहीं। उसके बाद किसने बांटा था, उसके बाद बांटा था भाई किसने, आर.एच. व्हिटेकर ने। वैसे ही पौधे कितने प्रकार के होते, पादप कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। जो आपको पढ़ना है वो कौन कौन से होते हैं, है ना। तो पहला होता है ब्रायोफाइटा, है ना, शैवाल, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसे आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी कहा जाता है। तो आप किसको पढ़ेंगे, आवृत्त बीजी बोले तो एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म। हिंदी में इसे बोला जाता है आवृत्त बीजी। क्या बोला जाता है, आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी का मतलब जिसका बीज क्या होता है, आवृत्त होता है, ढका हुआ होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आवृत्त बीजी। वैसे ही हमें पढ़ना है पुष्प के बारे में, तो आप कहेंगे कि जो पुष्प होता है आवृत्त बीजियों का एक प्रमुख लक्षण होता है। किसी अगर जिस पौधे में फूल आ रहे हैं आप तुरंत बता देंगे कि इसका बीज क्या होगा, ढका हुआ पाया जाएगा। समझ रहे हो। जैसे भाई आप चलो उदाहरण के तौर पे समझ लो, जिस भी पौधे में फूल आएंगे उसका जो फल होगा, उसका जो बीज होगा वो क्या होगा, ढका हुआ पाया जाएगा। जैसे आम देखे हो, आवृत्त बीजी है कि अनावृत्त बीजी है, तो आवृत्त बीजी है क्योंकि इसमें फूल आते हैं। जितने भी पौधों में, एकदम कॉमन समझिए, जितने भी पौधों में फूल पाए जाएंगे वे क्या होंगे, आवृत्त बीजी होंगे। आवृत्त का मतलब होता है ढका हुआ, बीजी का मतलब बीज। जिसका बीज ढका हुआ हो वे क्या, वो क्या कहलाता है, उसे हम आवृत्त बीजी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं आपके चैप्टर के, तो आपके चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, पहले समझ लीजिएगा पुष्प होता क्या है। तो पुष्प आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से, कई सदियों से मानव के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, है ना। आप अपनी भावनाओं को बता देते हो। जैसे कोई मर गया तो कौन सा फूल लेके जाएंगे, सफेद वाला, है कि नहीं। शादियों में कौन सा लेके जाया जाता है, गुलाब, है ना, बेल वाला, जो महकने वाले होते हैं। और शोक में हमेशा सुगंधित फूल नहीं लगाए जाते, समझ रहे हैं। तो हम क्या है, ये हमारे साथ फूल हमारे साथ भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम अपनी फीलिंग्स को किसके द्वारा बता देते हैं, फूल के द्वारा व्यक्त करते थे। जरूरी नहीं कि हर चीज़ को कहना पड़े, कुछ चीज़ें, कुछ भावनाओं को हम अपने केवल फूल के माध्यम से हम दर्शा देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और फूल ही परागण कराने में सहायता भी करता है। कैसे करता है कि अगर फूल अलग अलग कलर का नहीं होगा, आपको या किसी जीव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, आकर्षित कौन करता है, फूल। आप किसी पौधे की तरफ कब घूम के जाते हो, कोई ऐसा बेचारा ऐसा सीधा साधा पेड़ खड़ा है, कभी उसके पास गए होगे, कितना गजब का पेड़ है, कभी देखा है, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई फूल नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अपनी तरफ क्या कर रही हो, अट्रैक्ट कर रही हो। पहले क्या होता था, तो आप पढ़ेंगे कक्षा 12 वाले, आप पढ़ेंगे अशोक के फूल। आप क्या पढ़ेंगे, अशोक के फूल। उसमें बताया जाता है कि मनुष्य क्या होता है, स्वार्थी है। पहले ऋषि मुनि गंधर्व इनकी पूजा हुआ करती थी। आज है ना, वैरायटी के भगवान आए हैं, है कि नहीं, नहीं हो रहे हैं। हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या है, और हम साउंड लगा के, बड़े बड़े माइक लगा के भगवान को बुलाते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में, आप जब छोटे रहे होंगे तभी आपने पढ़ा होगा कि भगवान हमारी मन की बातों को भी क्या करता है, सुन लेता है। लेकिन हम पूरा लगा के चिल्लाएंगे, भगवान मेरी बात सुन लो, है कि नहीं। हाँ, दुआरा जगराता हो रहा है जगराता, है कि नहीं। ये क्या है, बिना बताए भी आप अपने फीलिंग्स केवल बता सकते हो। भाई भगवान ने हमें बनाया, आपने पढ़ा है कि भगवान, भाई फिलहाल हम कहाँ चले गए, हम साहित्यिक हो गए थोड़ा सा, है ना। फूल क्या होता है, तो फूल आवृत्त बीजियों का एक प्रमुख लक्षण होता है, जो प्रत्येक जीव को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। आपका अगला पॉइंट समझिएगा कि पुष्प का उपयोग हम कहाँ करते हैं। अब पुष्प के बारे में पढ़ लीजिएगा। पुष्प आपने पढ़ा हुआ है, पुष्प के कौन कौन से अंग होते हैं,
देखिए यहाँ से लेके अब इसके बाद आपको ये वाला फिगर नहीं मिलने वाला, ना ये सारी चीज़ें मिलने वाली। आप अब इसके बाद आपका जो चैप्टर है जनन, यहाँ तक देखिए पहला दूसरा चैप्टर लगभग आपने एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। तो पुष्प के बाद आप इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या, निषेचन पूर्व घटना, और दूसरी क्या है, निषेचन पश्चात घटना। पुष्प के बाद आपकी हेडिंग थी निषेचन पूर्व घटना, और दूसरा क्या है भाई, निषेचन यहां कर देंगे, ठीक है। और तीसरा आप कर दीजिएगा निषेचन पश्चात घटना। चले, इस पॉइंट को समझने से पहले हम पुष्प के सभी भागों के बारे में जान लेंगे। तो देखिए, ये जो संरचना गोल जैसी संरचना, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है वर्तिकाग्र। क्या बोला जाता है बहनी, वर्तिकाग्र बोला जाता है। और यहाँ से ये सकरी जो संरचना है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है वर्तिका बोला जाता है। वेरी गुड। अगला देखिए, ये वाला जो पोर्शन है इसे बोला जाता है ओवरी या अंडाशय बोला जाता है। क्लियर है। ये भाग अगर आपको याद होंगे तो आगे चल के आपको इन्हीं को विस्तार से पढ़ना है। समझ रहे बात को, कैसे भ्रूण की या कैसे परागण की उत्पत्ति होती है, कैसे किसी जीव की उत्पत्ति, कैसे बीज बनता है, आप देखेंगे। ठीक है, आगे समझिएगा। अब ये वाली संरचना, ये क्या है बाबू, ये है आपका क्या, बाह्य दल, और जहां पुष्प लगा होता है ये क्या होता है, पुष्पासन। और जो डंठल जैसी संरचना आप बचपन से बनाते चले आओ, ये क्या है, वृंत है। ये क्या है, इसे आप वृंत बोलेंगे, इसे आप क्या बोलेंगे भाई, पुष्पासन बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, बाह्य दल बोलेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये तंतुक, इसे क्या बोलेंगे, तंतुक। आपसे पूछेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन ये शुरू कहाँ से होता है, तो ये पुष्पासन से शुरू होता है। आप कभी यहाँ से अगर पूछ दिया तो आप मत कहिएगा कि अंडाशय से। ये आपको फिगर में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ से शुरू होता है, पुष्पासन से। ठीक है। अब इसके बाद एक द्विपालित, इसके सिरे पे एक संरचना द्विपालित होती है, दो भागों में या दो भागों में डिवाइड होती है, द्विपालित होती है, जिसे क्या बोला जाता है, परागकोश। अभी आप इसको पढ़ेंगे विस्तार से। इसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, परागकण बोला जाता है। ठीक है, कुछ बचा। अब आपका बचा है थोड़ा सा दलपुंज बचा है, जो ये पंखुड़ियाँ होती हैं इन्हें क्या बोला जाता है, दलपुंज बोला जाता है। चलिए समझ गए। देखिए ये गोल वाली जो संरचना है इसे क्या बोला जाता है, वर्तिकाग्र। जब परागकण या जब कोई परागकण आता है तो वो सबसे पहले कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पर ही आता है। उसके बाद ये वाला पोर्शन यहाँ से पतला वाला भाग क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। ये आपकी गोल वाली संरचना क्या कहलाती है बाबू, अंडाशय कहलाती है। और ये बाह्य दल है ना, मैं ये आपको बहुत पहले बता भी चुका हूँ पुष्प के भाग में। ये पुष्पासन होता है, इसे वृंत बोला जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की संरचना तंतुक या फिलामेंट कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, तंतुक कहलाती है। इसको हिंदी में भी कभी कभार फिलामेंट लिख देता है तो आप कंफ्यूज ना होंगे, तंतुक ही उसे बोला जाता है। क्लियर है। इसके बाद इसे क्या बोला जाता है, पराग कोष बोला जाता है। चलिए फिलहाल हम पढ़ते हैं आगे। पुष्प के भाग आपको क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए समझते हैं। निषेचन पूर्व घटना। पहले निषेचन समझ लीजिए, निषेचन होता क्या है। तो दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना या आपस में मिल जाना क्या कहलाता है भाई, निषेचन कहलाता है। तो निषेचन से पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं वो समझ लीजिएगा। तो वो क्या होती है भाई, निषेचन से पहले कौन कौन सी घटना होती है। तो पहली घटना होती है युग्मक जनन। क्या होती है, युग्मक जनन। और दूसरी घटना क्या होती है, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। देखिए अब समझ लेते हैं कि युग्मक जनन क्या होता है। तो आप कहेंगे कि देखिए पहले पुष्प के भागों को समझ, चलिए ठीक है अभी मैं बता देता हूं। ठीक है, तो युग्मक जनन क्या होता है, तो युग्मक की उत्पत्ति होना, युग्मक का बनना या युग्मक का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। आपको मालूम है कि पुष्प में नर युग्मक कौन होता है भाई, पुष्प में नर युग्मक कौन होता है, शाबाश बहुत अच्छे, परागकण होता है। क्या होता है, परागकण को नर युग्मक कहा जाता है, जबकि मादा युग्मक किसे कहा जाता है,
किसे कहा जाता है? बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड हो आप लोग, है ना। तो किसे बोला जाता है? अंड या डिंब को क्या बोला जाता है? मादा युग्मक। आपने नहीं पढ़ा है इसके पहले? कभी नहीं पढ़ा है? ये तो आप कह रहे थे पढ़ाया गया था, रिवाइजन कर रहे फिर भी नहीं आ रहा। समझिए, तो यहां पे क्या पाया जाता है भाई? अंडाशय में अंड का निर्माण क्या कहलाएगा? युग्मक जनन या अंड जनन बोला जाएगा। और नर युग्मक का भाई देखो समझो, जब आप पढ़ेंगे मानव जनन तो वृषण में किसकी उत्पत्ति होती है? वृषण में किसकी उत्पत्ति होती है? शुक्राणु की। तो उसे शुक्राणु जनन या युग्मक जनन भी बोला जाए। भाई जो जोड़ा बना रहा है उसकी उत्पत्ति होना युग्मक क्या कहलाता है? जो जोड़ा बना रहा है उसकी उत्पत्ति होना क्या कहलाता है? युग्मक जनन। और पुष्प में नर युग्मक किसे कहा जाता है? परागकण नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अंड या डिंब या अंडा किसकी उत्पत्ति करता है? किसका प्रतिनिधित्व करता है? मादा युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है? तो समझो होता क्या है, निषेचन से पहले दो युग्मक जब आपस में मिलते हैं उससे पहले क्या क्या क्रियाएं होती हैं? तो पहली क्या होती है? युग्मक जनन। पहले युग्मक की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। पहले क्या होगी? युग्मक की उत्पत्ति होगी। फिर युग्मक का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए। भाई देखो, एक नर युग्मक कहाँ बनता है? परागकोश में। मादा युग्मक कहाँ बनता है? अंडाशय में। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा अंड या डिंब। आपने परागकण लिखा हुआ है, तो परागकण कहाँ बन रहा था? परागकोश में बन रहा था। कैसे बनता है अभी आप समझेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यही परागकण का कहाँ तक जाना बाबू? वर्तिकाग्र तक जाना ही क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण। और इसके अंदर, है ना, इसके अंदर परागकण का बनना क्या कहलाता है? युग्मक जनन। भाई जिस अंग में उसकी उत्पत्ति होती है वहां केवल उसका निर्माण होना, केवल बनना ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। जबकि उसका परागकोश से वर्तिकाग्र तक गति करना क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। और इसके बाद इसका कहाँ चला आना? अंड और डिंब के साथ, अंड या डिंब के साथ क्या हो जाना? संलयित हो जाना। अब यहाँ से परागकण नली से, पराग नली से होते हुए कहाँ पहुंच गया? अंडाशय पहुंच गया, जहाँ पे वो किससे मिलता है? अंड या डिंब से या अंडे से मिलता है। और वो क्या करता है? उसके साथ मिल जाता है। तो आपने पढ़ा है कि दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। कोई पूछेगा निषेचन से पहले क्या क्या होता है, तो निषेचन से पहले क्या क्या होता है? युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। क्लियर है? अब निषेचन समझ गए? देखिए, दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिल जाना, दो विपरीत युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं उस परिघटना को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है निषेचन। क्या बोला जाता है? अरे भाई निषेचन, मिल जाना, दोनों का आपस में मिल जाना, बस ये मिल गए, आपस में संलयित हो गए, वो क्या कहलाएगा? निषेचन। निषेचन पश्च घटना समझ लीजिएगा, उसमें क्या आता है? युग्मनज। मैं आपको बता चुका हूं युग्मनज का मतलब क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची ज का मतलब, किसी वाक्य के लास्ट में अगर जा लगा है इसका मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला। इसका मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला। देखिए समझिए, ज का मतलब जन्म लेने वाला। जैसे आपने पढ़ा होगा जलज, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल, पंकज, है ना, पानी में जो जन्म लेता है वो क्या है? कमल। तो ज वैसे ही क्या होता है? युग्मनज। युग्मन के बाद दो विपरीत युग्मक, भैया देखो, एक तो नर है, दूसरा मादा, ये दोनों आपस में मिल गए, क्या हो गया? ये इसे क्या कहेंगे? निषेचन। तो जो बन गया वो क्या कहलाएगा? युग्मनज। क्या कहलाएगा? युग्मनज। तो दो विपरीत युग्मकों के मिलने से जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। और दूसरा क्या होता है बाबू? दूसरा होता है भ्रूणोद्भव। क्या होता है? भ्रूणोद्भव। समझिए भ्रूणोद्भव क्या होता है, ठीक है। भ्रूण धन उद्भव, भ्रूण का उत्पन्न होना। तो जब देखिए यहां से समझिए, दो विपरीत युग्मक आपस में मिलते हैं तो किसकी उत्पत्ति करते हैं? युग्मनज की। यहां देखो, जब दो विपरीत युग्मक, यहां से परागकण आया जो क्या है? नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक। यहाँ पे अंडा और डिंब था, वो क्या था? मादा युग्मक। तो दो विपरीत, दो अलग अलग युग्मक हो गए, वो मिलके किसकी उत्पत्ति कर रहे हैं? अब यहाँ पे युग्मनज की। किसकी? युग्मनज की। ये युग्मनज आगे विकास करके क्या बनेगा? आगे ये विकास करके क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण। अब आपने पढ़ा होगा कि भ्रूण किसे कहते हैं? तो जब कोई जीव माँ के गर्भ में होता है, जैसे जब बच्चा भी माँ के गर्भ में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। तो अभी ये क्या है उसका? उसके लिए वो गर्भाशय ही तो है कि नहीं? तो ये क्या है? तो भ्रूण। अब भ्रूण की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। तो भ्रूण का उत्पन्न होना, उद्भव, पैदा होना क्या कहलाता है? भ्रूण उद्भव कहलाता है। क्लियर हुआ?
अब देखो, अब यही भ्रूण आगे चल के क्या बनेगा बाबू? संतति बनेगा। क्या बनेगा? संतति बनेगा। तो एक संतान की उत्पत्ति हो गई ना। यही ना हमें पढ़ना है, समझ गए? अब देखो, अब हमें पढ़ना कि भाई परागकण की उत्पत्ति कैसे होती है। अब एक चीज देखिए, बार बार पूछा जाता है, आधे लड़के नहीं बता पाते कि देखिए, अब पुष्प के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? तो इसको पुष्प के अंग, पुष्प के अंग, देखिए मुख्य रूप से आपको दो ही पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने देख लीजिएगा, है ना। पुष्प के अंग आपको दो पढ़ने, एक यहाँ कर देता हूँ मैं, दूसरा मैं आपको यहाँ कर देता हूँ। पहले अंग को आप सहायक कर दीजिएगा, सहायक अंग, और दूसरे को आप जनन अंग कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखिए सहायक अंग में क्या होता है? तो सहायक में होता है बनी दो। कौन कौन सा होता है? वाहदल, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? दलपुंज। ठीक है, दूसरा इसमें क्या कर देंगे? इसको बोल देंगे जायांग और इसको बोल देंगे पुमंग। देखो, अब आधे लड़के क्या करते हैं, इसमें ढूंढते हैं कि पुमंग कहाँ है, जायांग कहाँ है। अब एक चीज और आती है, वो पूछ देगा भैया स्त्री केसर कहाँ है। अब देखो, ये इसके सामने मैं लिख दे रहा हूँ स्त्री केसर, इसके सामने क्या लिख दें? पुंकेसर। हम इस संरचना को बार बार ढूंढते हैं, भैया ये है कहाँ, आपके फिगर में कहाँ है। तो देखो क्या होता है, समझ लीजिए कि ये हो गया वर्तिका, ये हो गया, सॉरी ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गई वर्तिका, ये हो गया दलपुंज, और ये हो गया आपका अंडाशय। ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछ देगा कि पुष्प में मादा भाग कौन सा है। पुष्प में मादा भाग कौन सा होता है? तो पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। ये पुष्प के मादा वाले भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये पुष्प का कौन सा भाग है? मादा भाग है। और नर भाग की बात कर लेंगे तो नंबर 1 परागकोश और नंबर 2 फिलामेंट या तंतुक। समझ गए? अब हमें क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना, हमें समझना है कि इस फिगर में जायांग कहाँ है। ठीक है, तो देखिए इन तीनों को वर्तिका से लेके और कहाँ तक? वर्तिका से लेके अंडाशय तक को मिला के क्या बोला जाता है? जायांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जायांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जायांग। अब देखिए, वैसे ही यहाँ पराग कोश से लेके और ये फिलामेंट को मिला के क्या बोला जाएगा? पुमंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई? पुमंग। समझ रहे हो बात को? जैसे आपने पढ़ा होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कभी ना मरता हो, वो क्या कहलाता है? अमर कहलाता है। क्या कहलाता है? अमर। एक वाक्य में बोल देंगे कि वो अमर है, इसका मतलब वो कभी नहीं मरेगा। समझ रहे हो ना? तो वैसे ही क्या होता है? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है? जायांग बोला जाता है। उसी प्रकार से परागकण और फिलामेंट तीनों को मिला के क्या बोला जाता है भाई? पुमंग बोला जाता है। समझ लो, जब ये गुच्छे में हो जाए, इसको एकदम इसके नीचे लिख लेना, गुच्छे में। ठीक है, अगर ये गुच्छे में हो गया तो क्या होगा? जायांग। और ये सारे गुच्छे में पाए जाए तो क्या हो गया भैया? पुमंग। अब इसको और तोड़ के बताना पड़े, है ना, इसको और तोड़ के बताना पड़े तो समझो, ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों मिलकर बना दिया स्त्री केसर, और इन तीनों के गुच्छों को क्या बोल देंगे हम? जायांग। केवल गुच्छा याद रखो कि कई सारे, मतलब कई सारे, जैसे किसी फूल में बहुत सारे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय पाए जाएं तो उनके गुच्छे को क्या बोलेंगे? जायांग। बहुत सारे पाए जाएं तो वो क्या कहलाएंगे? जायांग। और अकेला पाया जाए, एक पाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? स्त्री केसर। क्या कहलाएगा? अगर अकेला, मतलब किसी पुष्प में एक वर्तिकाग्र हो, एक वर्तिका हो और एक अंडाशय हो तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बहनी स्त्री केसर। क्या कहलाएगा? स्त्री केसर। एक हो, ध्यान देना, अगर किसी पुष्प में एक वर्तिकाग्र, एक अंडाशय और एक अंडाशय, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय अगर पाया जाए तो वो क्या कहलाता है? तब उसे स्त्री केसर बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे पाए जाएं, बहुत सारे, तो वो क्या कहलाएंगे? जायांग कहलाएंगे। क्लियर हुआ? वैसे ही किसी पुष्प में अगर एक परागकोश, एक फिलामेंट, भाई वैसे ही तो फिलामेंट जो होता है वो परागकोश के ऊपर ही होता है।
ये जो परागकोश होता है वो किसके ऊपर होता है? फिलामेंट के ऊपर होता है। तो जाहिर सी बात है अगर फिलामेंट एक होगा तो परागकोश भी तो एक के होगा। ये वाली संरचना एक क्या होगी भैया ना, जो द्विपरागिक संरचना है, परागकोश अगर एक है तो एक परागकोश के एक तंतु के ऊपर एक ही तो परागकोश आपको मिलेगा। अगर ये अकेला एक पाया जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। और ये बहुत सारे पाए जाएं, बहुत सारे गुच्छे में पाए जाएं, मतलब किसी पुष्प में बहुत सारे वर्तिकाग्र पाए जाएं, सॉरी बहुत सारे परागकोश पाए जाएं, बहुत सारे फिलामेंट पाए जाएं, तब उसे क्या बोलेंगे? पुमंग बोलेंगे। क्लियर हुआ? आओ जी, समझ गए? क्लियर हुआ? तो समझ गए स्त्री केसर क्या होता है, पुमंग। अब ये देखिए मैं आपको ये बता ही चुका हूं बाह्य दल क्या होता है। तो बाह्य दल की सबसे आसान पहचान, बाह्य दल हमेशा किस कलर का होता है? हरा होता है। दल पुंज हमेशा क्या होता है? बिरंगा, रंग बिरंगा होता है, अलग अलग रंग का होता है। क्यों होता है मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये परागण के लिए जीवों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है। जायांग मैं आपको बता ही चुका हूं। जायांग कब होगा? जब ये क्या होगा? गुच्छे में होगा। कैसे होगा? गुच्छा। अगर ये गुच्छा बना ले, बहुत सारे किसी पुष्प में बहुत सारे क्या पाया जाए? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय पाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? जायांग। अगर एक पाया गया तो क्या कहलाएगा? स्त्री केसर। और किसी पुष्प में बहुत सारे क्या पाया जाए? परागकोश और फिलामेंट या तंतुक पाया जाए तो उसे क्या? उसे अगर अकेला पाया जाए तो क्या कहलाएगा? पुंकेसर। और बहुत सारे पाए जाए तो क्या कहलाएगा? पुमंग। क्लियर हुआ? इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। एक सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा कि पुष्प क्या होता है, तो पुष्प तना है ना, कि पुष्प क्या है, तो आप कहेंगे कि पुष्प क्या होता है? पुष्प तना होता है। कैसे पुष्प तना होता है वो समझिए कि जो पुष्प होता है भाई, अगर ये मान लेते हैं कोई पेड़ है या कोई पौधा है, तो ये आगे चल के क्या बनेगा? पहले सबसे पहले ये तना ही तो है भाई। कोई आप पेड़ लगाते हो तो सबसे पहले तना, जो आगे विकास करके कली बनेगा, और कली ही आगे चल के किसका निर्माण करेगी? फूल का। तो फूल भी क्या है? एक तना है, क्योंकि वो तना एक रूपांतरित तना है, वो तने से ही तो बना हुआ है। ठीक है, नोट करेंगे? फटाक से नोट करिए, आगे समझाऊं। देखो बाबू, ये पॉइंट आपको समझ में आ गए? कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए सरसरी निगाह से। पुष्पी पादपों में लैंगिक जन पुष्प क्या होता है? तो पुष्प आवृत्ति बीजियों का क्या होता है? एक प्रमुख लक्षण होता है। वे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं या जिनके बीज ढके हुए होते हैं उनमें पुष्प पाए जाते हैं, ये उनके लक्षण होता है। उसमें हम समझेंगे निषेचन पूर्व घटना। निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण होना। हाँ भाई, नर युग्मक नर अंग में होगा और मादा युग्मक मादा अंग में होगा। तो नर युग्मक में कौन? नर युग्मक, तो युग्मक जनन समझ गए। युग्मक स्थानांतरण, युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? युग्मक का स्थानांतरण कहलाता है। निषेचन, दो विपरीत युग्मकों का आपस में क्या हो जाना बाबू? संलयित हो जाना या मिल जाना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन पश्च घटना। निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो निषेचन के बाद कौन सी घटना होती है? युग्मनज और भ्रूण उद्भव। युग्मनज क्या होता है? युग्मक जो निषेचन के जब दो विपरीत युग्मक आपस में मिले, जो आगे चल के क्या जब मिल जाते हैं तो किसकी उत्पत्ति होती है? किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। वही युग्मनज आगे चल के किसका निर्माण करता है? भ्रूण का, जिसे भ्रूण उद्भव के नाम से जाना जाता है। यही भ्रूण आगे चल के किसकी उत्पत्ति करता है बाबू? संतति की उत्पत्ति करता है, संतान की उत्पत्ति करता है। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के कितने भाग होते हैं? सहायक अंग, बाह्य दल, दल पुंज और अगर सहायक की बात कर देंगे, सहायता कौन कौन से जनन में करते हैं, जो अंग सहायता करते हैं उन्हें सहायक अंग कहेंगे। वो होता है बाह्य दल, दूसरा होता है दल पुंज। जनन अंग कौन कौन से होते हैं? तो जायांग होता है, पुमंग। मैं आपको बता दिया हूँ जायांग क्या होता है, पुमंग क्या होता है, स्त्रीकेसर क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है। जब तीनों अंग जब कौन कौन से होते हैं भाई? तो पुष्प के मादा भाग में कौन कौन से आते हैं? तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय पुष्प का कौन सा भाग है? मादा भाग है। जब ये तीनों एक किसी पुष्प में एक एक पाया जाए, मतलब एक वर्तिकाग्र, एक अंडाशय और एक वर्तिका पाया जाए तो उसे क्या बोला जाता है? उसे स्त्री केसर बोला जाता है। और जब गुच्छे में पाया जाए, ग्रुप में पाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? जायांग बोलेंगे। वैसे ही नर भाग की बात कर लेंगे तो नर का कौन कौन सा भाग होता है? फिलामेंट, ये वाला, ये परागकोश और ये क्या होता है? फिलामेंट। और जब ये दोनों पाए जाते हैं, अगर ये अकेला किसी पुष्प में एक फिलामेंट और एक परागकोश पाया गया तो वो क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। और बहुत सारे पाए जाते हैं तो उसे पुमंग बोला जाता है। क्लियर है? अब देखिए, अब आपका पॉइंट शुरू होता है। अभी तो ये आपका बेसिक चीजें थी, अब हमें पढ़ना है कि कैसे नर युग्मक की उत्पत्ति होती है, कहाँ उत्पत्ति होती है, कौन कौन सहायता करता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये नर युग्मक है। समझ रहे हैं? तो समझिए,
देखिए अब आप जानते ही होंगे कि परागकोश क्या होता है। देखिए ये क्या, इस वाली संरचना को, ये जो लंबी डंठल जैसी संरचना होती है प्रांजल भाई, है ना, कुछ ज्यादा बात आप कर रहे हो। फिलहाल देखिए क्या होता है कि जो ये लंबी वाली संरचना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लंबी संरचना, आप ध्यान दीजिएगा कि ये संरचना कहाँ से शुरू होती है। तो ये संरचना शुरू कहाँ से होती है, पुष्पासन से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, पुष्पासन से शुरू होती है। ये डंठल जैसी संरचना को क्या बोला जाता है, तंतु, तंतु या तंतुक या फिलामेंट बोला जाता है। ये नर युग्मक कहाँ होता है, इसके ऊपर, इसके ऊपर एक द्विपालित संरचना होती है। द्विपालित का मतलब देखिए दो पालियों में बटी हुई, एक पाली ए एक पाली ए, है कि नहीं। क्या होती है, द्विपालित संरचना होती है, जिसे क्या बोला जाता है, परागकोश। इसी परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण। अब देखिए अगर इसी संरचना को आप यहाँ से काट देंगे, समझ रहे हो, इसी संरचना को अगर आप यहाँ से काट देंगे तो आपको ये वाली संरचना दिख जाएगी। ये दोनों सेम है, इसे काट के आपको दिखाया गया है कि कैसे परागकण बनता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या कहलाता है बहनी, देखिए ये इसे बोला जाता है लघु विजाणुधानी। क्या बोला जाता है, लघु विजाणुधानी। अभी अगला स्ट्रक्चर मैं आपको बनाऊंगा, जब बना के दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसे क्या बोला जाता है। आप इसे जानते ही हैं, ये क्या कहलाता है, तंतुक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आप पूछेगा कि भाई इसके बारे में कुछ बताइए, तो पॉइंट करके आप समझ लीजिएगा कि पहला पॉइंट क्या होता है। तो प्रत्येक परागकोश में कितने कोष्ठ होते हैं, कितना, अगर देखिए दो क्वेश्चन उठेगा कि प्रत्येक परागकोश में कोष्ठ कितने होते हैं, तो कोष्ठ कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। और पूछेगा पालियां कितनी होती, तो पालियां कितनी होती हैं, 2। और प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 2। समझो, ये देखिए ये है संयोजी। अभी मैं अगला स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा ना, तो आपको मैं दिखा दूंगा वो वाला, समझिए कि क्या होता है। ये देखिए क्या है, ये परागकोश की एक कटी हुई संरचना है। अब ये देखिए ये एक पाली है भाई, इसको मैंने आपको बताया था एक पाली है, तो एक पाली देखिए, एक पाली है इधर वाली और एक पाली है। तो एक, अब कितनी पालियां होती हैं, तो कितनी पाली होती है, 2। कितनी पालियां होती है परागकोश में, कितनी पाली, 2। और एक, और टोटल प्रकोष्ठ की बात कर ले तो 1 2 3 और 4 हुए ना, लेकिन एक पाली में कितने होंगे, 2। तो आप कहेंगे कि प्रत्येक परागकोश में कितनी पालियां होती हैं, 2। और प्रकोष्ठ कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। और प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ अगर पूछ दिया तो आप कहेंगे 2। ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ना लग रहा है डिफिकल्ट, आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। टोटल पूरे परागकोश में पूछ दिया कि कितने पालियां, कितने क्या बोलते हैं इसको जी, भुला गया, नहीं, कितने प्रकोष्ठ, कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, कितनी लघु विजाणुधानियां पाई जाती हैं, तो कितनी पाई जाती हैं, 4। कितनी पाई जाती हैं, 4। लेकिन अगर पूछ दिया पालियां कितनी पाई जाती हैं, तो 2। और प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, तो 2। क्लियर हुआ। अब देखिए ये देखिए यही आगे इसको, जब ये अपरिपक्व होती है, चलिए मैं आगे आपको समझाऊंगा। देखिए अब समझ गए चलो मैं इसको मिटा देता हूं, लघु विजाणुधानी आपको बता देता हूं। ये समझ में आ गया। देखो क्या है भाई, इसे क्या बोलते हैं आपको मालूम है, इसे बोला जाता है क्या, इसे तंतु, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है परागकोश। क्या बोला जाता है, परागकोश। और परागकोश को काट देंगे तो ये संरचना मिलेगी। तो परागकोश में कितनी पालियां होती हैं, 2। कितनी, कोष्ठ कितने होते हैं, कोष्ठ कितने होते बाबू, 4। और प्रत्येक, अगर ये पूछ दिया कि टोटल किसी परागकोश में टोटल कितने पूरे, या पूछेगा परागकोश में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो आप कितना बताएंगे, 4। पूछेगा पालियां कितनी होती है तो आप बताएंगे 2। और अगर ये पूछ दिया कि किसी परागकोश के एक पाली में या प्रत्येक पाली में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती, तो आप क्या बताओगे, 2। कितने, 2। क्लियर है। चलो नोट करिए इसको फटाक से। देखिएगा आधा चैप्टर आज खत्म कर लेते हैं, इसके बाद जो बचेगा आगे हाफ तो कवर कर ही लेंगे। समझिए अभी आपने समझा। अब देखिए परागकोश, परागकण बनता कैसे। अभी आपने पढ़ा वो जो कटी हुई संरचना, जब परागकोश को एक जगह से काट दिया गया तो वो संरचना, अब उसे क्या कर दिया गया, पूरी तरह से ना फाड़ के एक तरह से को देखेंगे तो ऐसी संरचना दिखेगी। ये किसकी संरचना है, तो ये अभी किसकी संरचना है, परागकोश की। अब देखिए यहाँ इतने कन्फ्यूजन है बाबू, इतने कन्फ्यूजन है कि समझ में आ जाना है आपको। एकदम ध्यान से, सारा ध्यान यहीं लगाइएगा।
लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं? तो ये जो संरचना यहाँ देखिए, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये संरचना क्या है? आपने इसके पहले वाले बताया था ना मैंने, ये गोल वाली संरचना। अगर इसे आप करेंगे तो ये गोल होगी, इसे आप करेंगे तो गोल होगी। आपने पढ़ा ना कि देखिए किसी परागकोश में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितने हुए? 4 हो गए। अब देखिए जब ये क्या होता है, अपरिपक्व अवस्था में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। अब कहीं कहीं देखिए इस संरचना को कहीं कहीं लघु बीजाणुधानी बोला जाएगा और कहीं कहीं परागपुटी बोला जाएगा। मैंने कोष्टक में इसीलिए लिखा हुआ है कि जब ये अपरिपक्व अवस्था में होता है तो इसे क्या बोला जाएगा? लघु बीजाणुधानी। और जैसे ही ये परिपक्व हो गया वो क्या कहलाएगा? परागपुटी कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो बीच में गोल गोल संरचना है ये क्या है? परागकण है। क्या है? लेकिन इसे कहीं कहीं क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु कब बोला जाएगा? जब ये क्या होगा? अपरिपक्व। लघु बीजाणुधानी में जब कोई कण, छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु बोला जाता है। और यही लघु बीजाणुधानी आगे चल के क्या होती है? परिपक्व होकर किसका निर्माण करती है? परागपुटी का निर्माण करती है। तो आप देखे थे कि लघु बीजाणुधानी में जो कण पाए जाते थे तो उसे क्या कहा जाता था? लघु बीजाणु कहा जाता था। कब कहा जाता था? कि जब लघु बीजाणुधानी क्या थी? अपरिपक्व। लेकिन जैसे ही लघु बीजाणुधानी क्या होगी? परिपक्व होगी, ये किसका निर्माण कर देंगी? परागकण का। ध्यान दीजिएगा कि यही लघु बीजाणु ही क्या बनेगा आगे चल के? परागकण बनेगा। समझ रहे हो बात को? देखिए तो आप कहेंगे कि प्रत्येक परागकोश में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं या 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। क्लियर हुआ है ना? जिसमें क्या पाई जाती है? देखिए ये लघु बीजाणुधानी जब अपरिपक्व होती है तो वो लघु बीजाणुधानी होती है, लेकिन जैसे ही परिपक्व हो जाती है वो किसका निर्माण कर देती है? परागपुटी का निर्माण कर देती है। और जैसे ही ये जो अपरिपक्व, जब लघु बीजाणुधानी क्या होती है? अपरिपक्व होती है तो वो क्या होता है भैया? जब वो अपरिपक्व होती है तो उसे लघु बीजाणु कहा जाता है। और जैसे ही परिपक्व होगा, देखिए सेम चीजें हैं भाई, ये इधर भी वही है इधर भी यही है। दोनों आप मत कहिएगा कि एक साइड परिपक्व होता है एक साइड अपरिपक्व। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। इधर भी परागकण पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि खाली कुल परागकण इधर पाया जाएगा, इधर भी पाया जाएगा। ये क्यों? इधर भी लघु बीजाणु। ये क्या है? ये भी तो लघु बीजाणुधानी है भाई। प्रत्येक परागकोश के लघु बीजाणुधानी भाई। अब इधर देखिए प्रत्येक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं? 4 पाई जाती है भाई। चारों कोनों पर 1, 2, 3 और 4। तो ऐसा नहीं कि इधर परिपक्व हो गया इधर अपरिपक्व हो गया, या इधर अपरिपक्व हो गया इधर परिपक्व हो गया, नहीं। चारों तरफ। कहने का मतलब है जब ये अपरिपक्व लघु बीजाणुधानी जब अपरिपक्व होती है तब उसे लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वो परिपक्व हो जाती है वो क्या कहलाने लगती है? परागपुटी कहलाने लगती है। और उसके अंदर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? लघु बीजाणु कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लघु बीजाणुधानी परिपक्व होती तो वो भी तो परिपक्व होंगे। जैसे ही वो परिपक्व होते हैं वो क्या कहलाने लगते हैं बाबू? परागकण कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब इसको और करीब से देखने के लिए अगला फिगर देखिए। अब इसको ज्यादा करीब लेके आप चले जाएंगे तो आगे समझ लीजिएगा। देखिए अब इसको और जूम कर दिया गया और करीब से देखा गया तो किसी भी परागकोश के बाहर कितनी संरचनाएं होती हैं बाबू? 4 प्रकार की परत पाई जाती हैं। कितनी परत पाई जाती हैं? परतों के आधार पर देख लीजिएगा, यहां आप लिख सकते हैं परतों के आधार पे। देखिए अब किसी भी पर, देखिए ये क्या होगा? अब यहां हमने पढ़ा था ये क्या है? लघु बीजाणुधानी है। 1, 2, 3 और 4। लेकिन अब इसके हम प्रारंभिक अवस्था में चले जाएंगे। परतों के आधार पे परागकोश कितनी परतें पाई जाती हैं? तो कितनी परतें? तो कितनी परतें? 4 परतें पाई जाती हैं। कितनी? 4 परतें। वहां से नहीं समझोगे तो यहां से देखो। एक परत, पहली परत को क्या बोला जाता है? अंतस्त्वचा। क्या बोला जाता है? अंतस्त्वचा। दूसरे को क्या बोला जाता है? अंतस्थीसियम। क्या बोला जाता है? अंतस्थीसियम। और देखिए मध्य परत, मध्य त्वचा या मध्य परत जो होती है वो 3-4 होती है। ध्यान दीजिएगा मध्य परत कितनी होती है? 3-4 होती है। और सबसे आंतरिक वाली जो होती है वो क्या कहलाती है? टेपिटम।
आपसे यही पूछेगा कि टेपिटम परत क्या होती है, तो आप कहेंगे कि परागकोश की सबसे आंतरिक परत, सबसे अंदर वाली परत क्या कहलाती है? टेपिटम कहलाती है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका क्या क्या कार्य है। देखिए, अब हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे नर युग्मक बनता कैसे है। तो आपने पढ़ा भाई नर युग्मक कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जब लघु बीजाणुधानी परागकोश में 4 क्या पाई जाती है? लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, जिसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें लघु बीजाणु कहते हैं। यही लघु बीजाणुधानी आगे क्या बना देती है? परागपुटी का निर्माण कर देती है, और उसके अंदर जो कण पाए जाते हैं वो किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? तो वो परागकण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अब आगे क्या होता है? तो इसके अंदर देखिए, अब इसे क्या बोला जाता है? ये सबसे अंदर वाली संरचना को क्या बोला जाता है? टेपिटम बोला जाता है। और ये देखिए, इसके बीच में ये वाला संयोजी। अभी आप सोचेंगे ये संयोजी क्या है, ये पूछेगा संयोजी क्या होता है। तो संयोजी जब इस फिगर को आप खड़ा करोगे, देखो यहाँ से करोगे तो यही ना पकड़ा था, डंठलवा यहीं लगा था ना। अरे भाई इसको खड़ा करोगे तो डंठल बीच में लगता है ना, या कोनियाक तो थोड़ी लगेगा। तो ये क्या है? जोड़ने का काम, जो जोड़ता है। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला, जो जोड़ता है वही तो संयोजी है। तो यहाँ क्या होगा? संयोजी होगा। अब इसे देखिए बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? अपरिपक्व है तो इसे क्या बोलेंगे? बीजाणुजन ऊतक। आपने पढ़ा होगा कि शरीर के सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। और कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। और ऊतक मिलके क्या बनाएगा? अंग का निर्माण करेगा। तो यही क्या होता है? ये होता है बीजाणुजन ऊतक। यही आगे चल के किसकी उत्पत्ति करता है बाबू? परागकण। आगे चल के देखिए, ये आगे चल के क्या बनेगा? लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी में किसकी उत्पत्ति होती है? लघु बीजाणु की। और लघु बीजाणु आगे परिपक्व होकर क्या बनता है? क्या बनता है? परागकण बनता है। नर युग्मक समझ में आया? नर युग्मक कैसे बनता है? तो प्रत्येक परागकोश में 4 पालियां होती हैं, है ना? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और परतें कितनी होती हैं? 4 होती हैं। पहली परत को बोला जाता है अंतस्त्वचा, दूसरे को अंतस्थीसियम, और तीसरे को मध्य परत, और चौथे को क्या बोला जाता है? टेपिटम बोला जाता है। टेपिटम का काम समझ लीजिए। टेपिटम आपसे बार बार पूछेगा। तो टेपिटम देखिए, ये क्या होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यही लघु बीजाणु, ये क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये देखिए, आपने पढ़ा ना कि लघु बीजाणु ही आगे क्या बनता है? क्या बनता है? परागकण बनता है भाई। क्या बनता है? परागकण। तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे विकसित होकर किसका निर्माण करती है? परागकण का निर्माण करती है। अब यहां से परागकण बन जाता है, और वो कहां पहुंचता है भाई? फिर वो कहां? किसी भी माध्यम द्वारा, जल, जीव या वायु के द्वारा कहां पहुंचता है? वर्तिकाग्र। तो नर युग्मक समझ गए? समझ गए? अब पूछ देगा कि टेपिटम क्या काम करती है। तो बाबू, टेपिटम का प्रमुख काम क्या होता है? तो टेपिटम क्या करती है कि ये जो मात्र कोशिका होती है ना, जब ये परागकण अपरिपक्व होता है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता, तो उसे पोषण कौन देता है? तो उसे पोषण कौन देता है? टेपिटम देती है। कौन देता भाई? टेपिटम देती है। और टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं। इसमें क्या भरा होता है? सघन जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा है कोशिका में अपना पढ़ा होगा कोशिका द्रव्य, या कोशिकांग में पढ़ा होगा ना कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या काम करता है? किसी पदार्थ को, कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उन्हें जीवित रहने में क्या करता है? सहायता करता है। बस रहने दीजिए। चलिए, समझ गए? इसको कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, मेहनत से पढ़िए, नोट कर लीजिए इसको। बेस्ट ऑफ लक।